Good evening, everyone. I hope my voice is clear. Okay, good. So my name is Ali sir, and today I'll be teaching you a very important unit, that is water resources and environmental hydraulics. Water resources and environmental hydraulics. हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा आप लोगों को? ओके, गुड गुड. सो बेसिकली इसमें जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स है इस पर्टिकुलर वाटर रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंटल हाइड्रोलिक्स के अंदर, उसको 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं. फर्स्ट इज सरफेस वाटर रिसोर्सेज. आज यहाँ से शुरू करना हमें, ठीक है. इसके बाद है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज. और तीसरा है एनवायरमेंटल हाइड्रोलिक्स. तो सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के अंदर आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा पढ़ने हैं, ठीक है. यहाँ पे कॉन्सेप्ट ज्यादा है, न्यूमेरिकल्स भी है, पर ज्यादातर आपको कॉन्सेप्ट्स देखने हैं. फॉर्मूला भी आएंगे, बट उतने डिफिकल्ट फॉर्मूला नहीं होगा, इजी टू रिमेम्बर होगा. क्वेश्चंस भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं. ये जो तीसरा पार्ट है एनवायरमेंटल हाइड्रोलिक्स, ये प्योरली फिजिक्स बेस्ड है, ठीक है. इसके अंदर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना है. आप लोगों ने 11th में किया होगा, तो वो बेसिक्स है फ्लूइड मैकेनिक्स का, पर उसके बाद इसमें काफी कुछ आती है. तो ये प्योरली फिजिक्स बेस्ड है, और मेरे को जहां तक लगता है इससे गेट में बहुत क्वेश्चंस आएंगे. ये सब्जेक्ट आईआईटी में भी पढ़ाया जाता है, इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आ सकते हैं. तो 3 से 4 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स के डायरेक्टली इस टॉपिक में से आ सकते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बट ये बाद में आएगा. सबसे पहले सरफेस वाटर हाइड्रोलिक्स से स्टार्ट करेंगे. यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? सरफेस, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना. वाटर, मैं पहले इसको रब कर देता हूँ इतना. So let us start from surface water resources. सरफेस वाटर रिसोर्सेज में आपको सबसे पहले हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पता होनी चाहिए. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वहां से स्टार्ट करते हैं. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आप लोगों ने पढ़ रखा होगा पहले, थोड़ा बहुत आइडिया होगा, ठीक है. इसको समझने के लिए पहले एक फिगर बना लेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा. मान लेते हैं ये हमारा लैंड हो गया, ये पोर्शन हमारा सी है, ये लैंड. कोई डाउट आएगा किसी को तो पूछ लेना. तो होता क्या है, सी से वाटर जो है वो इवेपोरेट करता है. यहाँ से वाटर इवेपोरेट करेगा. इवेपोरेट होने की वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होता है. क्लाउड फॉर्मेशन होगा जो फाइनली प्रेसिपिटेशन दे सकता है. तो यहाँ पे इवेपोरेशन है. इवेपोरेशन ये मॉइस्चर आपके एटमॉस्फेयर में बढ़ाएगा. क्लाउड फॉर्मेशन होने के बाद प्रेसिपिटेशन हो सकता है. तो ये प्रेसिपिटेशन हो गया. ये जो मॉइस्चर है ये लैंड की तरफ भी मूव करता है. लैंड में भी ट्रीज है, लेक्स और रिवर्स भी होते हैं. तो यहाँ से भी इवेपोरेशन मॉइस्चर का, या बेसिकली इवेपो ट्रांसपिरेशन कहते हैं इसको, इवेपो ट्रांसपिरेशन हो सकता है. इवेपो ट्रांसपिरेशन ये भी आपका एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर इंक्रीज करता है. दिस इवेपो ट्रांसपिरेशन और साथ में यहाँ से जो मॉइस्चर आ रहा है ये कंबाइंड होके क्लाउड फॉर्म कर सकता है, ठीक है.
और फिर ये क्लाउड लैंड के ऊपर प्रेसिपिटेशन करेगा, प्रेसिपिटेशन। इसके बाद जो वाटर लैंड पे गिर रहा है वो सॉइल के अंदर मूव कर सकता है। इस प्रोसेस को इनफिल्ट्रेशन कहते हैं, इनफिल्ट्रेशन। तो ये सब टर्म्स मैं लिख रहा हूँ, इसको इंडिविजुअली एक्सप्लेन करूंगा, बट ये आपको ध्यान रहना चाहिए, फिगर से जनरली चीजें जो है वो काफी क्लियर हो जाती है। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे प्रेसिपिटेशन टर्म देखा, इवेपोरेशन या इवेपो ट्रांसपिरेशन टर्म देखा, फिर इनफिल्ट्रेशन देखा। इसके अलावा जो लैंड पे वाटर गिर रही है वो लेक्स एंड रिवर्स के थ्रू वापस ओशन में आती है, जिसे रन ऑफ कहते हैं। ये रन ऑफ जो है वो लैंड के सरफेस पे हो सकता है, सिमिलरली सॉइल के अंदर भी हो सकता है। तो दो रन ऑफ होता है, एक ग्राउंड रन ऑफ, ये सरफेस रन ऑफ। होप ये फिगर आप लोगों को क्लियर है। इज दिस क्लियर? ओके, गुड गुड, वेरी गुड। आई होप आप लोग नोट्स बनाते हैं। ये फिगर आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। आगे करते हैं, 1 सेकेंड। तो यहाँ पे बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट हाइड्रोलॉजिकल कंपोनेंट्स के बारे में हमें पता लगा। इसको मैं लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट हाइड्रोलॉजिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, सबसे पहला है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन रेनफॉल के फॉर्म में भी हो सकता है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, या फिर स्नो के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन, और इसको P से डिनोट करेंगे। बाद में इक्वेशंस में जब प्रेसिपिटेशन का टर्म आएगा तो वहां पे P यूज करेंगे सिंबल। अब प्रेसिपिटेशन का अगर मैं डेफिनेशन लिखवाऊं, ये धीरे धीरे करते हैं। तो प्रेसिपिटेशन का डेफिनेशन लिखते हैं। तो बेसिकली ये वो मॉइस्चर है दैट फॉल्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ रेन या फिर स्नो। ठीक है, हेल के फॉर्म में भी हो सकता है, बर्फबारी होती है। तो यहाँ पे डेफिनेशन अगर मैं लिखना चाहूँ, 1 सेकेंड। तो मॉइस्चर दैट फॉल्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर as rain, snow, hail, etc. ठीक है, ये अपने अमाउंट में, इंटेंसिटी में वेरी कर सकता है बेस्ड ऑन सीजन, किस सीजन की बात कर रहे हैं, किस लोकेशन की बात कर रहे हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इन चीजों पे डिपेंड करेगा, बट बेसिक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। फिर सेकंड जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, सेकंड, वो है हमारा इवेपो ट्रांसपिरेशन। इवेपो ट्रांसपिरेशन इवेपोट्रांसपिरेशन बेसिकली इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन को कंबाइंड करके लिखते हैं। ठीक है, ये बेसिकली इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें इवेपोट्रांसपिरेशन मिलेगा। इवेपोरेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग मॉइस्चर टू द एटमॉस्फेयर। ये आपकी किसी वाटर सरफेस से हो सकता है, ओशन से हो सकता है। और ट्रांसपिरेशन जो है वो इवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू द एटमॉस्फेयर, किसी ट्री के लीफ से या स्टेम से। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन को कहेंगे इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स और एंड स्टेम्स ऑफ द प्लांट, और इवेपोरेशन को कहेंगे कि रिटर्निंग ऑफ मॉइस्चर टू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम लेक्स, ओशंस एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये दोनों का डेफिनेशन इंडिविजुअली भी मैं फटाफट लिख देता हूँ इसको। इवेपोरेशन की बात करेंगे तो इट इज द प्रोसेस ऑफ
रिटर्निंग, सिंपल डेफिनेशन पता होना चाहिए इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ, रिटर्निंग मॉइस्चर टू द एटमॉस्फेयर from the surface of, one second, from the surface of oceans, lakes etc. ठीक है। और ट्रांसपिरेशन क्या है, ये भी इवेपोरेशन ऑफ वाटर है लेकिन लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ द प्लांट से, तो इसको लिख सकते हैं इवेपोरेशन ऑफ वाटर from the leaves and stems of the plant यहां तक क्लियर। तो दो टर्म हम लोगों ने किया, प्रेसिपिटेशन और इवेपोट्रांसपिरेशन, ठीक है। यहां तक क्लियर है तो मैं लेफ्ट साइड रब कर देता हूं इफ इट्स ओके। वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी होता है, करेक्ट। लेफ्ट साइड रब कर दूं, फिगर आप लोगों ने बना लिया सबने? ओके गुड। थर्ड कंपोनेंट जो है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का वो है इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। तो इनफिल्ट्रेशन में लिखवा देता हूँ, इनफिल्ट्रेशन होता क्या है, फिगर से तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा। थर्ड कंपोनेंट जो है वो है इनफिल्ट्रेशन। टर्म्स आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये टर्म्स बार बार रिपीट होंगे। इनफिल्ट्रेशन जो है वो जब प्रेसिपिटेशन वाटर सरफेस या लैंड सरफेस पे जब रेन गिरती है तो जो वाटर है वो सॉइल सरफेस के अंदर पेनिट्रेट करता है, तो इनफिल्ट्रेशन इज द एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सॉइल सरफेस। तो इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इनफिल्ट्रेशन इट इज द एंट्री ऑफ वाटर, it is the entry of water, one second, लोग अभी भी आ रहे हैं, into the soil surface ठीक है। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया, वन सेकेंड अंजलि। तो इनफिल्ट्रेशन क्या है, एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सॉइल सरफेस। ये बहुत चीजों में हेल्प होता है, आपके वेजिटेशन के ग्रोथ में हेल्प करता है, ग्राउंड वाटर को रिस्टोर करने में हेल्प करता है। तो इनफिल्ट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमेना है। और ये किन चीजों पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन, वो भी मैं लिखवा देता हूँ, डिपेंड्स ऑन आपके सॉइल के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहला, वन सेकेंड में कलर चेंज कर देता हूँ, इट डिपेंड्स ऑन, इनफिल्ट्रेशन किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो इट डिपेंड्स ऑन, सबसे पहला फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल में टेक्सचर, पोर साइज एक्सेट्रा आ जाएगा। सेकंड है सॉइल किन चीजों से कवर है, प्लांट से कवर है या फिर एग्रीकल्चर फील्ड है एक्सेट्रा, उन सब चीजों पे डिपेंड करता है। तीसरा आपके सॉइल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और फोर्थ है रेनफॉल इंटेंसिटी, रेनफॉल इंटेंसिटी। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट हाइड्रोलॉजिकल कंपोनेंट जो आप लोगों ने फिगर में देखा वो है प्रेसिपिटेशन।
प्रेसिपिटेशन होता क्यों है? इवेपोरेशन और इवेपोट्रांसपिरेशन की वजह से। प्रेसिपिटेशन होने के बाद जो वाटर लैंड पे गिरता है तो उसका इनफिल्ट्रेशन होता है। तो इनफिल्ट्रेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमेना है। इट इज द एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सॉइल सरफेस। ये आपके प्लांट ग्रो में हेल्प करता है, आपके ग्राउंड वाटर को रिस्टोर करने में हेल्प करता है। तो इनफिल्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो चौथा है इसमें वो है रन ऑफ। तो मैं ये रब करता हूँ। फोर्थ कंपोनेंट जो है, लो 1 सेकेंड, बहुत सारे लोग अभी आए हैं। Admit all. सॉइल कवर हो गया। फॉर एग्जांपल अगर बैरन फील्ड है तो वाटर इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस बढ़ जाता है, लेकिन अगर उसको आप एग्रीकल्चर फील्ड से कवर कर दें, बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, तो वो रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन उन चीजों पे डिपेंड करेगा। क्लियर? किसी को और कोई डाउट? ओके, गुड गुड। तो इनफिल्ट्रेशन तक आई होप आप लोगों ने लिख लिया है। मैं राइट साइड भी क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट है हमारा रन ऑफ। तो वो भी मैं लिखवा देता हूँ। थोड़ा सा थ्योरेटिकल लग रहा होगा, बट आगे क्वेश्चंस करेंगे इनको वाटर बैलेंस में यूज करके। विल डू सम क्वेश्चंस, तो उससे और आइडिया लग जाएगा आपको। तो फोर्थ फटाफट लिख लेते हैं। फोर्थ कंपोनेंट है रन ऑफ। ठीक है, रन ऑफ क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर। वो सरफेस पे भी हो सकता है, सरफेस के अंदर भी हो सकता है। जनरली जब प्रेसिपिटेशन गिरती है तो वाटर सरफेस, लैंड सरफेस पे जो वाटर है वो मूव करता है और टुवर्ड्स द लेक या ओशन। इस प्रोसेस को रन ऑफ कहते हैं। तो रन ऑफ इट इज द मूवमेंट, वो डेफिनेशन में लिखवा देता हूँ। इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर जनरली। ये वाटर आता कहाँ से? प्रेसिपिटेशन से। तो यूजुअली फ्रॉम प्रेसिपिटेशन across the earth surface। ठीक है, towards stream channels। अगर आप जहाँ पे बारिश हुई है वहां पे कोई स्ट्रीम है तो उसकी तरफ मूव करेगा, या कोई लेक है तो उसकी तरफ मूव करेगा, और फाइनली ये ओशन में मूव कर सकता है अगर ग्लोबल स्केल में देखें। ठीक है, तो ये रन ऑफ का डेफिनेशन हो गया। क्लियर हो गया? तो ये 4 कंपोनेंट है, इसको वाटर बैलेंस में यूज करेंगे, जहाँ पे इक्वेशन आएगा फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर? ओके, गुड। So let's move to water balance. तो अगर आपको टर्म्स क्लियर है तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो वाटर बैलेंस से आने की चांसेस है। वाटर बैलेंस क्या है? इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन
ऑफ मास। तो फॉर एग्जांपल आप कोई कैचमेंट एरिया लेते हैं, फिगर बनाता हूँ, ये आपका कोई वाटर शेड हो गया या कैचमेंट एरिया। वाटर शेड क्या होता है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। ये ग्राउंड का कोई पोर्शन है, इसमें अज्यूम करते हैं कि कोई लेक है या रिवर है, इस तरह से फ्लो कर रही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन हुआ, उसको पी से डिनोट करेंगे, मैंने बताया था। ट्रांसपिरेशन या इवेपोरेशन होगा, उसको इवेपो ट्रांसपिरेशन कहेंगे, स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। और कुछ वाटर जो है वो इस कैचमेंट एरिया से बाहर आ गया इन द फॉर्म ऑफ रन ऑफ, तो उसको आर से डिनोट करते हैं। ये रन ऑफ सरफेस पे भी हो सकता है, ये रन ऑफ ग्राउंड के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा एक वाटर शेड है। वाटर शेड का एग्जांपल हो सकता है, ये जो वाटर शेड है इसका एग्जांपल हो सकता है ड्रेनेज बेसिन, या कोई रिवर बेसिन, या रिवर जहाँ से फ्लो करता है, ठीक है। तो उसके सराउंडिंग में एक एरिया लेते हैं, तो अगर वहां पे प्रेसिपिटेशन हो रही है तो उस प्रेसिपिटेशन की वजह से वाटर जो है उस पर्टिकुलर ड्रेनेज या रिवर में आएगा, ठीक है। तो उस पूरे एरिया को वाटर शेड कहेंगे या रिवर बेसिन कह सकते हैं, ठीक है। कई जगह इसको कैचमेंट का टर्म भी यूज होता है, तो ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए। ये ओवरऑल अगर फिजिक्स के लिए देखें आप, तो सिंपल एक एरिया है जिसके अंदर कोई रिवर या स्ट्रीम फ्लो कर रहा है, प्रेसिपिटेशन होगा, उस प्रेसिपिटेशन की वजह से कुछ वाटर इस रिवर या लेक में आएगा, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन है, इवेपोट्रांसपिरेशन हो रहा है, रन ऑफ हो रहा है, और इस एरिया के अंदर कुछ ग्राउंड वाटर होगा, तो उस ग्राउंड वाटर में चेंजेस आ सकते हैं, तो चेंज इन दी वाटर स्टोरेज, उसको डेल्टा एस लिख रहे हैं। पी जो हो गया वो हो गया हमारा रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। ये जो रेट है, ये क्यों ये टर्म यूज हो रहा है, रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन क्यों कह रहे हैं वो मैं बताऊंगा। ईटी हो गया रेट ऑफ इवेपोट्रांसपिरेशन, इवेपोट्रांसपिरेशन, इवेपोट्रांसपिरेशन मैंने बताया इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन। आर हो गया आपका रन ऑफ, रन ऑफ, ठीक है, या रेट ऑफ रन ऑफ कुछ भी कह सकते हैं। और डेल्टा एस हो गया आपका चेंज इन दी वाटर स्टोरेज, डेल्टा एस को लिख सकते हैं चेंज इन दी वाटर स्टोरेज। ये चेंज क्यों होगा, जब प्रेसिपिटेशन होगा तो मैंने बताया कि इनफिल्ट्रेशन हो सकता है, यानी कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो ग्राउंड के अंदर मूव करेगी, इसका कुछ अमाउंट रन ऑफ हो सकता है या वाटर स्टोरेज को भी चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे डेल्टा एस जो है वो चेंज इन वाटर स्टोरेज है। ये टर्म्स आप लोगों को क्लियर हो गया। ओके गुड। अब मैंने बताया कि यहाँ पे मास कंजर्व रहना चाहिए, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मास अगर लगे, सर रिपीट, क्या रिपीट करूं, एस, अच्छा, चेंज इन दी वाटर स्टोरेज। तो देखिए होता क्या है, एक मिनट, ओके। तो होता क्या है, मान लो हम लोगों ने एक एरिया कंसिडर किया, वहां पे कुछ बारिश हुई, प्रेसिपिटेशन। ये जो प्रेसिपिटेशन है इसकी वजह से जो सरफेस में वाटर आएगा वो इनफिल्ट्रेट कर सकता है। इनफिल्ट्रेशन की वजह से क्या होगा, वाटर ग्राउंड के अंदर जो वाटर है वो वाटर लेवल में इंक्रीमेंट आ सकती है, ठीक है। तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो ग्राउंड के अंदर जा रहा है वो वहीं पे रहेगा, और कुछ अमाउंट रन ऑफ की तरफ फ्लो कर सकता है। तो जो वाटर इस एरिया के अंदर रह गया, ग्राउंड वाटर, वो हमारा वाटर स्टोरेज के अंदर आ जाता है, ठीक है।
तो पहले से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर होगा, बारिश आई और इस अमाउंट में चेंजेस आए, ये बढ़ गया, तो ये जो डेल्टा एस है उसी चेंज इन वाटर स्टोरेज को डिनोट करता है। क्लियर हुआ आपको? ओके गुड। अब कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि चेंज इन वाटर स्टोरेज डेल्टा एस, ठीक है, पर यूनिट टाइम। जो वाटर स्टोरेज में चेंज आ रहा है पर यूनिट टाइम, वो इनपुट माइनस आउटपुट होना चाहिए। कितना अमाउंट ऑफ वाटर आया और कितना चला गया, इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे वो हमारा वाटर स्टोरेज का चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो चेंज इन वाटर स्टोरेज बेसिकली इनपुट माइनस आउटपुट है। इनपुट आपका प्रेसिपिटेशन हो गया, यहाँ पे वाटर आया कितना प्रेसिपिटेशन, और इस एरिया से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर बाहर चले गया इवेपोट्रांसपिरेशन के फॉर्म में और रन ऑफ के फॉर्म में। तो जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा चेंज इन वाटर स्टोरेज होना चाहिए। ठीक है, मास जो होता है वो होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, तो हर एक टर्म में डेंसिटी आएगा। यहाँ पे चेंज इन दी मास अगर रख रहे हैं यहाँ पे, 1 सेकेंड, जो अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर हो रहा है उसका अगर यहाँ पे मास रखेंगे, ठीक है, तो इनपुट में भी अमाउंट ऑफ वाटर जो प्रेसिपिटेशन की वजह से आ रहा है उसका भी मास रखना होगा, और बाहर जो रन ऑफ या इवेपोट्रांसपिरेशन है उसका भी मास रखना होगा। अब मास है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो जब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी रखेंगे तो तीनों टर्म में डेंसिटी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वाटर का डेंसिटी तो चेंज करना नहीं है। तो मास बैलेंस की जगह ये वॉल्यूम बैलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर इनका अगर यूनिट देखें तो डेल्टा एस जो है बेसिकली वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ पे जो स्टोर्ड है, इसका डायमेंशन एल क्यूब होगा। एल क्यूब मतलब ये यूनिट मीटर क्यूब हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, मिलीमीटर क्यूब हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम रखेंगे। इनपुट, इनपुट क्या हमारा प्रेसिपिटेशन, वो मैं लिखवाऊंगा। तो इनपुट का भी यूनिट जो होगा वॉल्यूम होगा, पर यूनिट टाइम आएगा। यहाँ पे टाइम क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे रेट की बात कर रहे हैं, चेंज इन स्टोरेज पर यूनिट टाइम। तो इनपुट में भी वॉल्यूम पर यूनिट टाइम आएगा, कितना पर यूनिट टाइम वॉल्यूम आ रहा है और कितना पर यूनिट टाइम वॉल्यूम जा रहा है। तो इनका यूनिट ये आपको याद रखना है। आउटपुट का भी एल क्यूब पर यूनिट टाइम होगा। क्लियर हो गया? अब इस इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं, तो यहाँ पे आएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ये हो गया इनपुट यानी प्रेसिपिटेशन माइनस आउटपुट में क्या हमारा इवेपोट्रांसपिरेशन और साथ में रन ऑफ। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हमारा आउटपुट था। तो प्रेसिपिटेशन का भी यूनिट एल क्यूब पर यूनिट टाइम होगा, इवेपोट्रांसपिरेशन का भी एल क्यूब पर यूनिट टाइम, और रन ऑफ का भी एल क्यूब पर यूनिट टाइम। जब भी पर यूनिट टाइम आता है तो वहां पर ये टर्म रेट यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे वेलोसिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो जब भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लेते हैं या विद रिस्पेक्ट टू टाइम टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, तो वो टर्म वहां पे रेट यूज करते हैं। तो जब भी रेट आया यानी पर यूनिट टाइम हम बात कर रहे हैं। क्लियर होगी आप लोगों को? यूनिट याद रखना, क्योंकि इस यूनिट में हेरफेर भी होता है। कई जगह आपको वॉल्यूम के टर्म्स में यूनिट नहीं दिया होगा, कुछ और होगा, तो वो भी मैं बताऊंगा। तो ये हमारा वाटर बैलेंस इक्वेशन है। इस इक्वेशन को कहते हैं वाटर बैलेंस इक्वेशन। वाटर बैलेंस इक्वेशन, यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। कोई डाउट है किसी को? एवरीवन क्लियर? ओके गुड गुड, वेरी गुड। एक दो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के बगैर मजा नहीं आएगा। गेट पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन बनाना जरूरी है।
सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें एक चीज और याद रखना, वो पॉइंट मैं बता देता हूँ। तो फाइनल इक्वेशन आया था डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, चेंज इन द स्टोरेज पर यूनिट टाइम, ये है पी माइनस ई टी माइनस आर, ये माइनस अंदर ले गए। इसका जो यूनिट है मैंने बताया वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है, ठीक है, यानी मीटर क्यूब पर आवर हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब पर आवर, पर डे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बहुत तरह के यूनिट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बट कई बार आपको ये वॉल्यूम पर यूनिट टाइम में नहीं दिया हुआ होगा, कई बार इनका यूनिट आपको मिलीमीटर पर आवर या मिलीमीटर पर डे इस फॉर्म में गिवन होता है। तो यहां से यहां मूव कर रहे हैं, ये कैसे हो रहा है, ठीक है। सो प्रेसिपिटेशन माइनस इवेपोट्रांसपिरेशन माइनस रेट जो है वो आपका डेल्टा एस बाई डेल्टा टी है। मैंने बताया वॉल्यूम पर यूनिट टाइम में इसका यूनिट होना चाहिए, बट गिवन होता है मिलीमीटर पर आवर या मिलीमीटर पर डे, इस फॉर्म में भी कई बार गिवन होता है। तो यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली उस कैचमेंट का एरिया यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपको एरिया पता है, ठीक है, वाटर आया, वो वाटर किसी डेप्थ को ऑक्यूपाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल स्टोरेज की बात करें तो वाटर स्टोरेज अंदर जो है उसका कुछ लेवल बढ़ गया, ये जो लेवल है मान लेते हैं हाइट, तो वॉल्यूम क्या होगा, कितना वॉल्यूम बढ़ गया, एरिया इनटू हाइट। तो अगर वॉल्यूम को एरिया इनटू हाइट यूज कर रहे हैं और कैचमेंट का एरिया कांस्टेंट है, तो सारे टर्म में यहाँ पे वॉल्यूम की जगह एरिया इनटू ये हाइट यूज हो सकता है। प्रेसिपिटेशन में भी एरिया इनटू उसकी वजह से चेंज इन हाइट हो रहा है। इवेपोट्रांसपिरेशन में भी एरिया इनटू डेप्थ, यानी जितना वाटर यहाँ से निकल रहा है वो कितने डेप्थ को करस्पॉन्ड कर रहा है। सिमिलरली रेट रन ऑफ के लिए भी ये यूज कर सकते हैं। तो एरिया कैंसिल हो जाता है तो सारा कुछ डेप्थ के फॉर्म में बच जाता है। तो वॉल्यूम की जगह कई बार मिलीमीटर पर आवर, मिलीमीटर पर डे भी गिवन हो सकता है, तो वो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यस करेक्ट, एरिया इनटू जो करस्पॉन्डिंग हाइट है वो वॉल्यूम हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। किसी को कोई डाउट? ओके, लेट अस मूव टू वन क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में लिखता हूं, फॉर एन एरिया the annual precipitation is 1300 millimeter per year, ठीक है। ये एनुअल प्रेसिपिटेशन गिवन है आपको, एंड the annual evapotranspiration is 800 millimeter per year। फिर आगे दिया हुआ है कि if the average yearly runoff, एक सेकंड, if the average yearly runoff for that area is 3
80 mm. Find monthly increase in the storage in meter cube if the area is 30 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए एक एनुअल प्रेसिपिटेशन का वैल्यू आप लोगों को गिवन है, एनुअल इवेपोट्रांसपिरेशन गिवन है। इफ द ईयरली रन ऑफ दैट एरिया इज 380 mm, ठीक है, तो सारा कुछ मिलीमीटर पर ईयर के फॉर्म में गिवन है। फाइंड द मंथली इंक्रीज इन द स्टोरेज। अब स्टोरेज जो है आपको मीटर क्यूब में लेके आना है, ठीक है, और एरिया दिया हुआ है 30 किलोमीटर स्क्वायर। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। वाटर बैलेंस इक्वेशन है आप लोगों के पास। क्वेश्चन क्लियर है? क्या पूछना चाह रहा है? थर्टी 30,000 मीटर क्यूब। देखते हैं ये आना चाहिए, चेक करो कहीं जीरो मिस हो गया, अदरवाइज करेक्ट है। हम लोग चेक कर लेते हैं सॉल्व करके, कोई इश्यू नहीं है। तो एनुअल प्रेसिपिटेशन गिवन है, तो रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन लिख लेते हैं 1300 मिलीमीटर पर ईयर, ठीक है। फिर इवेपोट्रांसपिरेशन इज 800 मिलीमीटर पर ईयर। यस करेक्ट, 3 into 10 per 5 मीटर क्यूब आंसर है। सो इवेपोट्रांसपिरेशन का रेट आपको गिवन है, ईयरली रन ऑफ फॉर दैट एरिया, तो ईयरली लिख दिया, यानी ये पर यूनिट ईयर की बात कर रहा है, तो रन ऑफ भी है 380 मिलीमीटर पर ईयर। फाइंड मंथली इंक्रीज इन द स्टोरेज। तो पहले हम वाटर बैलेंस इक्वेशन लिख लेते हैं, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन स्टोरेज पर यूनिट टाइम, ये होगा प्रेसिपिटेशन माइनस इवेपोट्रांसपिरेशन माइनस रन ऑफ, ये हो गया 1300 माइनस 800 माइनस 380, तो ये आएगा 120 mm पर ईयर, ठीक है। तो एक ईयर में 120 mm जो है वो वाटर इंक्रीज हुआ है, पर हमें वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? होगा एरिया इनटू ये जो आपका डेप्थ आया है, इसको h लिख सकते हैं, ये वॉल्यूम मिल जाएगा। एरिया गिवन है 30 किलोमीटर स्क्वायर, आंसर मीटर क्यूब में लाना है, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करना होगा। एरिया गिवन है 30 किलोमीटर स्क्वायर,
1 किलोमीटर होता है स्क्वायर 10⁻³ मीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा किलोमीटर स्क्वायर यानी 10⁻6। और ये आपका हाइट आ गया 120 × 10⁻³ ठीक है। इसको सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है। ये आपका 1 ईयर में आ जाएगा, पर मंथली पूछ रहा है। पहले 1 ईयर में कितना मीटर क्यूब है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 ईयर में हमें मिला 30 × 10⁻6 × 120 × 10⁻³ मीटर क्यूब। एक साल में 12 महीने होते हैं, यानी ये 12 मंथ्स में इतना है ठीक है। तो 1 मंथ में कितना होगा, 12 से डिवाइड कर देने का है बस। 30 × 10⁻6 × 120 × 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 3 × 10⁻5 मीटर क्यूब। क्लियर बाकी लोगों को? कोई डाउट? ओके गुड गुड। एक और फटाफट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में लिखवा देता हूं मैं कि कंसिडर अ रिवर बेसिन। तो एक रिवर बेसिन है ठीक है। जब बेसिन कह दिया यानी पूरा कैचमेंट एरिया की बात कर रहा है, जिसके लिए एरिया आपको गिवन है 12,000 किलोमीटर स्क्वायर ठीक है। ये एरिया आपको गिवन है। Find average annual evapotranspiration, average annual evapotranspiration find average annual evapotranspiration एक मिनट 1 सेकेंड। फाइंड एवरेज एनुअल इवेपोट्रांसपिरेशन। अभी कौन आ रहा है भाई? 5 मिनट पहले 1 सेकेंड। फाइंड एवरेज एनुअल इवेपोट्रांसपिरेशन फॉर दिस रिवर बेसिन ठीक है। इफ द एनुअल discharge is 144.5 meter cube per second and the annual average precipitation वो दिया हुआ आपको अप्रोक्सीमेटली 1080 mm per year। ट्राई करो कैलकुलेट करने का। ऑप्शन में दे देता हूँ इसका 1 सेकेंड।
अप्रोक्सीमेट दे रहा हूँ 550 mm per year, 690 mm per year, 780 mm per year. None of these. सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने पे क्लियर हो जाएगा। आपको यहाँ पे यूनिट को देख के करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन आपको दिया हुआ है मिलीमीटर पर ईयर में, ठीक है। बट जो यूनिट्स गिवन है यहाँ पे वो फॉर एग्जांपल प्रेसिपिटेशन जो है वो गिवन है 1080। हाँ बताता हूँ, 1080 mm पर ईयर ये प्रेसिपिटेशन आपको गिवन है। एनुअल डिस्चार्ज यानी ये रन ऑफ आपको गिवन है 144.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ पे चेंज इन स्टोरेज आपको नहीं गिवन है। तो जब भी किसी रिवर बेसिन के लिए एक साल में एवरेज वैल्यू की बात करते हैं तो स्टोरेज में उतना चेंज होता नहीं है। तो अगर आपको गिवन नहीं है तो डेल्टा एस को आप 0 अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, कई बार स्टोरेज नहीं दिया हुआ रहेगा लेकिन ऑन एन एवरेज एनुअल स्केल में ज्यादा वेरिएशन कई बार नहीं आता, तो चेंज इन स्टोरेज वैल्यू आप 0 ले सकते हैं। क्लियर? ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये आप लोग ट्राई करें, इसका यूनिट याद रखना। आपको मिलीमीटर पर ईयर में लाना है, तो ये जो यूनिट है यहाँ पे 144.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, इसको मिलीमीटर पर ईयर में चेंज करना है, ठीक है। ये अगर आप कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इसको सॉल्व करने में, क्योंकि दूसरा वाला मिलीमीटर पर ईयर में ही गिवन है। ट्राई करना, मोस्ट प्रोबेबली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? किसी को कुछ पूछना है? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये बेसिक आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वाटर बैलेंस के बारे में है, ठीक है। आगे आपको हाइड्रोग्राफ, फ्लो हाइड्रोग्राफ पढ़ना है कि वाटर डिस्चार्ज मेजर कैसे करते हैं, तो उसके बारे में वो बाद में आएगा, नेक्स्ट टॉपिक। आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से। ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।